हेलो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस फिजिक्स की जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हो। पिछला वीडियो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग दो टॉपिक एनसीईआरटी के कवर करेंगे। एक है कंडक्टर और इंसुलेटर्स और दूसरा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और टॉपिक को क्लियर करने के बाद, कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद झारखंड बोर्ड के PYQs को भी देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि MCQ के फॉर्म में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या है? द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वैसा कोई भी सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकता है, जैसे कि क्या हो सकता है? मेटल, ह्यूमन बींग्स, एनिमल बॉडीज, ग्रेफाइट, जो कि एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एसिड्स, अल्कलीज एक्सेट्रा, ये सब हमारे कंडक्टर्स होते हैं। और ये कंडक्ट क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? क्योंकि दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कंडक्टर्स में, यानी कि इन सब सब्सटेंसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन इन सब्सटेंस में मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए इन लोगों को कंडक्टर्स कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स किसको बोलते हैं? द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, जनरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इजीली फ्लो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। दीज सब्सटेंसेस ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। बिकॉज इनके पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जब इनमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए, बैरियर के लिए इनमें काफ़ी रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाते हैं अपने में से, यानी कि ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, डायमंड, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, मिका। ये सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें अब्सेंस होते हैं फ्री चार्ज, यानी इनमें फ्री चार्ज मौजूद नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब देखो, ये डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों ही कार्बन के ही फॉर्म है। कार्बन के एलोट्रोप बोलते हैं इन लोगों को। बट कार्बन का जो ये एलोट्रोप है ग्रेफाइट, जो कि आपको पेंसिल के निब में मिल जाएगी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यानी ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट कार्बन का ही दूसरा एलोट्रोप जो कि डायमंड, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो किसी एक सब्सटेंस के अलग अलग एलोट्रोप हो सकते हैं, जिनमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है और कोई दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। ये दोनों ही कार्बन के ही फॉर्म है। अब ये तो बता दिए कि इन दोनों में डिफरेंस। एक तो डिफरेंस है कि इनमें फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनमें फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। लेकिन इनके अलावे इनमें एक मेन डिफरेंस भी है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में एक मेन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, जब मान लेते हैं कि यहाँ पर व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू अ कंडक्टर, इट रियली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जब हम लोग किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, जैसे पॉजिटिवली चार्ज रॉड के थ्रू किसी मेटल के बॉल पर
को टच करा देते हैं तो ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज रॉड से मेटल के स्फीयर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ट्रांसफ़र होने के साथ साथ ये पूरे सरफेस में कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर पॉजिटिवली ग्लास रॉड रहते हैं, जैसे कि पॉजिटिवली कोई ग्लास रॉड था, कोई भी हो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, अगर उसको मेटल बॉडी में कांटेक्ट करा दें, टच करा दें, तो पूरी तरह से सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो। अब इनका मीनिंग क्या है? जब हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम लोग कांटेक्ट कराते हैं किसी मेटल स्फीयर से, तो ये पॉजिटिवली चार्ज ट्रांसफ़र हो जाती हैं। एक्चुअली में रियलिटी में अगर देखें तो ग्लास रॉड से या पॉजिटिवली चार्ज रॉड से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होती है। एक्चुअली में मेटल के बॉल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी में आ जाती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड में आ जाती है। तो यहाँ पर मेटल के जो बॉल है उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिसिएट हो जाती है, डेफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि मेटल का जो ये बॉल है ये इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आ गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है किसमें? मेटल बॉल से पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड। इस वजह से क्या होगा, ये बाद में ये पॉजिटिवली चार्ज का जो अमाउंट है इस रॉड में वो कम होता जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगी इसमें। यहाँ पर क्या होगा, जब नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड को कांटेक्ट कराएंगे मेटल के बॉल से, तब क्या होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जाहिर सा बात है कि नेगेटिवली चार्ज्ड का क्या मतलब है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस चार्ज्ड रॉड पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र होने लगेगी किसमें? मेटल के बॉल में, जिसकी वजह से मेटल की बॉल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और मेटल का बॉल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिवली चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं चार्ज्ड रॉड से मेटल बॉल में, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है मेटल बॉल से चार्ज्ड रॉड में। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, बट ऑपोजिट, यहाँ मेटल बॉल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है चार्ज्ड रॉड में, और यहाँ चार्ज्ड रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है मेटल बॉल में। इसी के ऑपोजिट अगर हम लोग इंसुलेटर का बात करें, इफ़ सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस। अगर हम लोग देखो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज रॉड को किसी इंसुलेटर के कोई बॉल होगा जो इंसुलेटर है, उससे अगर टच करा दें तो ये चार्ज तो होता है, ये चार्ज हो रहा है। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड को अगर इससे टच करा रहे हैं, कांटेक्ट करा रहे हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, और नेगेटिवली चार्ज रॉड को अगर कांटेक्ट करा रहे हैं तो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो चार्ज है जिस तरह से मेटल के स्फीयर में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सरफेस में, वहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जहाँ पर टच किया होता है चार्ज वहीं पर स्टे रहता है, वहाँ ठहर के रहता है। वो चार्ज पूरे सरफेस में, होल सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। यही तो डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर में। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से चार्ज पूरी तरह से सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, बट इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हुआ है तो यहाँ इसका मतलब इस छोटे से हिस्से जहाँ पर ये टच किया हुआ है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर ग्लास रॉड में आई और वो छोटा सा हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। इसके ऑपोजिट यहाँ पर जब नेगेटिवली चार्ज रॉड को कांटेक्ट कराएं इस बॉल के छोटे से हिस्से में इंसुलेटर के, तो ये छोटा सा हिस्सा में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ और ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से मूव करके होल स्फीयर में पूरी तरह से इंसुलेटर में उसको चार्ज नहीं किया, क्योंकि ये इंसुलेटर है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्टर में चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सरफेस में। ये मेन डिफरेंस है, यही मेन एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इनमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो नायलॉन, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अ नायलॉन और प्लास्टिक कॉम गेट्स इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड ऑन combing dry hair or on rubbing, but a metal article like spoon does not. Why? यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम लोग प्लास्टिक के कॉम को अपने ड्राई हेयर से रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। उसको कैसे पता करें? जब कॉम
प्लास्टिक के कॉम्ब को हेयर से रब करने के बाद अगर उसके पास में, उसके नियर में कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लाते हैं, कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट हो सकता है, एग्जांपल के लिए हम लोग स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेते हैं, तो स्मॉल ऑफ पीसेस ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो कॉम्ब है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुका है, यानी इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। बट इसी के ऑपोजिट अगर हम लोग मेटल स्पून को अपने हेयर से रब करें, अपने एक मेटल स्पून को, एक चम्मच को हेयर से रब करें, तो हम लोगों को इस तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है। तो क्या ये मेटल स्पून चार्ज नहीं होता है रब करने से? देखो, मेटल होने की वजह से अगर इस बॉडी में चार्ज आता भी है, अगर स्पून को हेयर से रब करने के बाद स्पून में चार्ज आता ही है, तो जस्ट ये चार्ज, क्योंकि जाहिर सा बात है जब हम लोग रब करेंगे तो स्पून के हैंडल को हम लोग अपने हाथों से टच करके रखेंगे, और हमारा जो बॉडी है वो भी एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। तो जो भी चार्ज डेवलप होगी स्पून में, मेटल की स्पून में, वो हमारे हाथों से होते हुए, पूरे बॉडी से होते हुए वो ग्राउंड तक पहुंच जाएगी, यानी कि ये चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगी, जिसको अर्थिंग कहेंगे। चार्ज यहाँ पर ठहर के नहीं रहेगा, जिस तरह से यहाँ पर कॉम्ब में चार्ज ठहर के रहेगा, यानी कि स्टे रहेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है। यानी इसमें अगर चार्ज होता भी है, डेवलप होता भी है, तो बहुत ही कम टाइम में वो फ्लो करके, हमारे बॉडीज के थ्रू फ्लो करके अर्थ तक पहुँच जाती है। और अर्थ में कितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन कितना भी अर्थ से इलेक्ट्रॉन को ली जा सकती है। इस प्रोसेस को अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। इस वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोगों को इस मेटल की स्पून में देखने को नहीं मिलती है। बट एक अगर हम लोग कुछ सेटअप करते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सकते हैं। देखो क्या करें, अगर मेटल स्पून को वुडन या प्लास्टिक हैंडल वाला लिया जाए, जिसको अगर हम लोग टच करें, अगर वुडन या प्लास्टिक हैंडल वाला मेटल स्पून लिया जाए, तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी इस स्पून को हम लोग चार्ज कर सकते हैं और वो चार्ज हमारे बॉडी में फ्लो नहीं होगी। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, इफ अ मेटल रॉड विथ अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट, इट शोज साइंस ऑफ चार्जिंग। यानी जब अगर इसको हम लोग, इसके हैंडल को वुडन या प्लास्टिक का लिया जाए, तो अगर इसको टच करके हम लोग अगर रब करते हैं स्पून को, तो चार्ज यहाँ से मेटल तक रहेंगी। सिंस ये जो हैंडल है वुडन या प्लास्टिक का है, तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है। और इस तरह से अगर हम लोग मेटल पार्ट को टच ना करें और मेटल पार्ट को हम लोग ड्राई हेयर से, अपने हेयर से रब करें, और फिर अगर हम लोग स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लाएंगे, तो ये पेपर उसकी ओर अट्रैक्ट होगी, क्योंकि इस कंडीशन में अर्थिंग का प्रोसेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि हैंडल प्लास्टिक या वुडन का लिया गया है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को यहाँ पर पकड़ के हम लोग ड्राई हेयर में रब करते हैं। बट हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि मेटल के पार्ट को हम लोग टच ना करें। टच करेंगे तो फिर से अर्थिंग के प्रोसेस से बॉडी के थ्रू चार्ज फ्लो करके अर्थ तक पहुँच जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंसुलेटर और जो कंडक्टर है उसका ये डिफरेंस बताना चाह रहा है कि चार्ज किस तरह से फ्लो करती है, इंसुलेटर में नहीं करती है, वहाँ पर स्टे हो जाती है, बट मेटल में ऐसा फ्लो करके हम लोग ग्राउंड तक पहुँच जाती है। बस इस टॉपिक का ये एप्लीकेशन है कंडक्टर और इंसुलेटर का। अब हम लोग आ जाते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक मेन टॉपिक, इस टॉपिक में झारखंड बोर्ड से बहुत बार क्वेश्चंस आई है। ये जो खास अभी तक का जो टॉपिक, 3 टॉपिक, पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज वाला टॉपिक पढ़े थे, अभी हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर्स पढ़े, और उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये टॉपिक इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को देखते हैं, जो अभी तक के टॉपिक में से सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि
झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं जैसे, लेकिन हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस प्रॉपर्टी को एक एक करके देखेंगे। पॉइंट चार्जेस किसको बोलते हैं? इफ़ द साइजेस ऑफ चार्ज्ड बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस बिटवीन देम वी ट्रीट देम एज पॉइंट चार्जेस। जब किसी बॉडी का साइज बहुत ही छोटा हो, अगर दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस, मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस है r और इनका जो डायमीटर है, यानी इनका डायमीटर है मान लेते हैं d, इनका डायमीटर है मान लेते हैं d1, इसका डायमीटर मान लेते हैं d2, यानी इसका डायमीटर यानी कि ये पूरा डायमीटर बता रहा। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो एज कंपेयर टू इनका साइज, तो हम इन दोनों को पॉइंट चार्ज समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स में कभी ना कभी आप लोग पढ़े होंगे कि जब हम लोगों को अर्थ से सन का डिस्टेंस को मेज़र करना होता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है और इनका साइज भी ज़्यादा होता है, पर डिस्टेंस के कंपैरिजन में इन बॉडी का जो साइज है काफ़ी छोटा होता है। सन बहुत बड़ा होता है, अर्थ भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, बट इनके बीच का डिस्टेंस इतना भी ज़्यादा होता है कि इनका साइज को हम लोग पॉइंट समझ सकते हैं। तब हम लोग जब ग्रेविटेशनल फोर्स मेज़र करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, तब इनको हम लोग पॉइंट मास समझ लेते हैं। उसी तरह से अगर चार्ज्ड बॉडी के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो उसके साइज के कंपेयर में, तब हम लोग कहते हैं कि वो जो चार्ज्ड बॉडी है उसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। बस ये आगे जाके हम लोग जब कूलम्स का लॉ पढ़ेंगे तब हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में और इसका यूज़ करेंगे। तो चलो हम लोग प्रॉपर्टीज़ को ही फोकस करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के। उसमें से सबसे पहला टॉपिक है, पहला जो प्रॉपर्टी है, ऐसे तो प्रॉपर्टी और भी है, जैसे हम लोग अगर देखें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे हम लोग कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो होता है, दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, टू काइंड्स ऑफ चार्ज, ये भी चार्ज का प्रॉपर्टी ही है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये जो दो काइंड है, दो टाइप है, ये भी एक चार्ज का प्रॉपर्टी को ही शो करता है। और साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़े हैं कि पॉजिटिवली जो चार्ज्ड बॉडी है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दूसरे पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल, यानी यहाँ पर रिपल्सन देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों लाइक चार्ज है, सेम चार्ज है। उसी तरह से एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दूसरे नेगेटिवली चार्ज को क्या करता है? यहाँ पर भी रिपल्सन होता है, रिपेल करता है, क्योंकि ये दोनों ही कौन सा केस है? ये केस है लाइक चार्ज का, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसी के ऑपोजिट अगर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के नियर पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के नियर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाते हैं तो उन दोनों में क्या होता है? अब इन दोनों में क्या होने लगता है? इन दोनों में एट्रैक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है? एट्रैक्शन। अब ये दोनों अलग अलग नेचर का चार्ज है, इसलिए इनको अनलाइक चार्ज कहते हैं। और अनलाइक चार्ज के बीच क्या होता है? एट्रैक्शन होता है। ये भी चार्ज का प्रॉपर्टी ही है। चार्ज दो काइंड के होते हैं, ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, पर इन दोनों प्रॉपर्टी के अलावे हम लोग मेन कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी का मतलब होता है जिसको हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकें। देखो, it means that the total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system। इसका मतलब अगर कोई सिस्टम हो और सिस्टम के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग चार्ज हो, तो उस पूरे सिस्टम का चार्ज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, तो उसको टोटल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। एल्जेब्रिक सम किस तरह से करते हैं? देखो, मान लेते ये एक सिस्टम है,
जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 यानी कि सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस हैं। अगर हम बोले इस पूरे सिस्टम में कितने चार्ज हैं, सॉरी पूरे सिस्टम में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। Q1 का मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकुलम। अब ये माइक्रोकुलम क्या है, कुलम क्या है, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जाएगा। ऐसे चार्ज का यूनिट समझ लो, कुलम चार्ज का यूनिट है, वो काफ़ी लार्ज अमाउंट को शो करता है, इसलिए हम लोग उसका छोटा यूनिट लेते हैं माइक्रोकुलम। अब -5 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम यानी कि ये नेगेटिव चार्ज को शो करता है। फिर Q3 कितना है, 9 माइक्रोकुलम प्लस में शो कर रहा है, और ये -2 माइक्रोकुलम नेगेटिव चार्ज है। तो इन सबों को अगर ऐड किया जाए, अब ऐड करने का मतलब और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम कहेंगे कि +2 में -1 को ऐड करें तो कितना होता है, तो 1 होता है। अब बोलते हैं यहाँ तो हम लोग सब्ट्रैक्ट किए फिर भी हम लोग इसको बोलते हैं कि +2 और -1 का एडिशन 1 होता है। ठीक है, करते हम लोग सब्ट्रैक्ट ही हैं, पर इनको हम लोग क्या कहते हैं कि +2 प्लस -1 यानी एडिशन ऑफ +2 एंड -1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो +2 माइक्रोकुलम, चलो प्लस वाला को एक साथ रख ले, +2 माइक्रोकुलम 9 माइक्रोकुलम, कितना हो गया 9 × 2 11 माइक्रोकुलम, और -5 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम दोनों को ऐड करेंगे, सिंबल माइनस, यानी कि -7 माइक्रोकुलम। तो 9 से 7 गया 4, यानी 4 माइक्रोकुलम, यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इस पूरे सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो 4 माइक्रोकुलम का चार्ज है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है ओवरऑल। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सो इट मीन्स चार्जेस एड अप लाइक रियल नंबर्स। जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में रियल नंबर को ऐड करते हैं, उसी तरह से हम लोग चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। और दे आर स्केलर्स लाइक द मास ऑफ द बॉडी। अब हम लोग पता है कि क्लास 11th में हम लोग पढ़े होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो किस तरह से मास जिस तरह से स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरह से चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। यानी इसको ऐड करने के लिए हम लोगों को वेक्टर एडिशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वेक्टर एडिशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, वेक्टर एडिशन फॉलो ही नहीं होता है। क्योंकि वेक्टर एडिशन किस में फॉलो होता है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए फॉलो होता है। बट यहाँ नोट करें, यहाँ पर नोट करें, चार्जेस हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है, मास की तरह ही एक स्केलर क्वांटिटी है, सिमिलर टू मास, मास की जैसा ही एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी का ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। हाउ एवर देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, बट दोनों स्केलर क्वांटिटी होने के अलावे इनमें एक खास डिफरेंस है। ये क्या डिफरेंस है, देखो एक डिफरेंस, खास डिफरेंस, ऐसे डिफरेंस और भी है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक खास डिफरेंस इंक्लूड किया गया था। मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो नेगेटिव मास का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, मास होगा तो पॉजिटिव ही होगा। बट वेयर एज चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझाएं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखो 2 माइक्रोकुलम 9 माइक्रोकुलम, ये दोनों -5 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम, ये नेगेटिव चार्ज है। तो ऐड भी अब हम लोग उसी तरह से करेंगे जिस तरह से नेगेटिव नंबर को ऐड किया जाता है। इसको ऐसा समझो कि मान लो एक मेरे पास थैला है, मेरे पास एक बैग है, और उस बैग में मेरे पास अलग अलग मास का ऑब्जेक्ट है, एक 2 kg का, एक 3 kg का, एक 0.5 kg का और एक 2.5 kg का, 4 ऑब्जेक्ट है। अगर बोलें कि इस थैला में, इस बैग में टोटल कितना मास है, तो टोटल मास कितना होगा बताना। टोटल मास कैसे करेंगे, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे, 2 kg प्लस 3 kg प्लस 0.5 kg प्लस 2.5 kg, कितना हो जाएगा ऐड करके, 2 3 5, 2.5 और 0.5 3, तो 5 और 3 8 kg, यानी इस थैला में, इस बैग में टोटल 8 kg का मास है। और यहाँ पर देखो ध्यान से कि ये जो मास है ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव ही है।
इसी के ऑपोजिट यहाँ पर देखो, जब हम लोग एक सिस्टम लिए थे जिसमें चार Q1 Q2 Q3 Q4 चार मतलब सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस था, 4 यहाँ पर चार्जेस हैं इस सिस्टम में, टोटल 4 चार्जेस हैं, बट उनमें चार्ज का नेचर को भी हम लोग को शो करना पड़ता है। नेचर नेगेटिव है तो यहाँ पर जिस तरह से मास को ऐड किए उस तरह से नहीं किए, क्योंकि मास तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट चार्जेस नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ऐड करने के अलावा सब्सट्रैक्ट भी किए, जोड़ने के अलावा यहाँ पर घटाएं भी। तो यही डिफरेंस है कि मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकता है, यही डिफरेंस है। तो इसी तरह से ये पहला एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गया चार्ज का, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दैट मीन्स चार्ज इज एडिटिव। इसको रियल नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं अलजेब्रा के हेल्प से। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज इज कंजर्व। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। एक्चुअली में ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है यही इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो, चार्ज इज कंजर्व। अब देखो कंजर्वेशन का मतलब आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर वो डिस्ट्रॉय ना हो और कभी क्रिएट भी ना हो, तब वो बोलते हैं कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, जिसमें कि हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी क्रिएट होता है तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाता है, तो ओवरऑल बोलेंगे क्रिएट नहीं होता है, कहीं डेवलप, यानी कि चार्ज एक फॉर्म, यानी कि सॉरी, एनर्जी जिस तरह से क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, उस तरह चार्ज क्रिएट नहीं होता है। हाँ, चार्ज डेवलप कर सकते हैं, कहीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज भी डेवलप होता है। और ओवरऑल अगर सिस्टम को देखें, अगर पूरे आइसोलेटेड सिस्टम को देखें, तो उसमें चार्ज क्रिएट हुआ ही नहीं है, कहीं पर पॉजिटिव 5 चार्ज बना है तो कहीं पर नेगेटिव 5 बना है। तो इसलिए हम बोलते हैं चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। इसको इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो एग्जाम में आता है 1 मार्क 2 मार्क का। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि हम लोग उसको पूरे नेचर के अलावे, पूरे यूनिवर्स के अलावा उसको आइसोलेट करके देख रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि कोरोना काल में, जब कोरोना वायरस आया था, तो बोलते हैं कि इसको ह्यूमन को क्या कहता है, सबको आइसोलेट हो जाओ, एक रूम में एक ह्यूमन बीइंग आइसोलेट हो जाए, माना अलग करके रख दिया जाए। ऐसे तो बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स पूरे अर्थ में हैं, लेकिन सबको आइसोलेट करके रखा जाए, यानी सबको अलग थलग करके रखा जाए। तो अगर पूरे नेचर में, यूनिवर्स में कहीं पर चार्ज अगर क्रिएट हो भी रहा है तो उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे चार्ज डेवलप हो रहा है। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यानी पूरे यूनिवर्स को अगर आइसोलेटेड सिस्टम माने तो पूरे यूनिवर्स का चार्ज बदल नहीं रहा है, कहीं पॉजिटिव डेवलप हो रहा तो उतना ही अमाउंट का नेगेटिव डेवलप हो रहा है। तो यूनिवर्स को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर हम आइसोलेटेड सिस्टम किसको कह रहे हैं, एक ग्लास रॉड को और ऊल या सिल्क को, ऊल या सिल्क में से किसी एक को लेना है और ग्लास रॉड को, उसको अगर आपस में रब करते हैं, देखो रब करने से पहले तो कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 है, क्योंकि रब करने से पहले ये इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा हल्के चीज़ों को, जैसे कागज़ हो गए, कागज़ के टुकड़े हो गए। रब करने के बाद ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ऊल और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब देखो ग्लास रॉड के पॉजिटिवली चार्ज होने का मीनिंग क्या है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हुई होगी, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर ऊल या सिल्क पर आया होगा, जिसकी वजह से ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया है और इस तरह से ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। सिंस इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से ऊल या सिल्क में आया है, यानी सिल्क या ऊल में एक्सेस ऑफ चार्ज हो गया, जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि देखो बिफोर रबिंग के पहले नेट चार्ज 0 था, और यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम ग्लास नहीं है, ऊल भी नहीं है या सिल्क नहीं है, यहाँ पर ग्लास रॉड और ऊल या सिल्क को मिलाकर, ओवरऑल दोनों को मिलाकर यहाँ पर ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो देखो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ग्लास पर डेवलप हुआ है, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज नेगेटिव चार्ज ऊल या सिल्क पर डेवलप हुआ है। तो देखो अभी भी पॉजिटिवली चार्ज +5 और नेगेटिव -5, ओवरऑल चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज अभी 0 ही है, यानी चार्ज डेवलप तो हुआ है, चार्ज डेवलप हुआ है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, बट यहाँ क्रिएट नहीं हुआ है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बिफोर रबिंग चार्ज कितना था, 0,
आफ्टर रबिंग भी चार्ज कितना है, 0 ही है। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसका एक एग्जांपल से समझाएं हम। एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, यानी नेचर में चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं? चार्ज को तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देखो कैसे, समटाइम्स नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल्स। नेचर में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में कन्वर्जन होते रहता है, जैसे कि अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का डीके होकर यानी टूटकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। न्यूट्रॉन डीके होकर क्या बनाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 0, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जिस पर चार्ज को +E से शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -E से शो करते हैं। अब दोनों का जो चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड है, बट इनका चार्ज का नेचर ऑपोजिट है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो कन्वेंशन से ही हम लोग E शो करते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को -E से शो कर देते हैं और चार्ज ऑन प्रोटॉन को +E से शो कर देते हैं। प्लस और माइनस केवल पॉजिटिव और नेगेटिव को दिखा रहा है। E जो दिखा रहा है मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, जिसका वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज उतना ही, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, ये जो अमाउंट है, ये मिलिकन ने इसको कैलकुलेट किया था एक एक्सपेरिमेंट से, जिसको बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग आप लोग हो सकता है क्लास 11th में केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि किस तरह से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट किया था और ये बताया था कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है और ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग। फिर बाद में पता चला कि उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोटॉन का भी होता है, बट नेचर ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, प्रोटॉन को पॉजिटिव मान लिया गया। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल तो क्रिएट हो रहा है, बट देखो न्यूट्रॉन पर ओवरऑल चार्ज 0। आफ्टर डीके जब ये टूट गया तो प्रोटॉन पर चार्ज +E, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -E। अब दोनों को अगर ऐड कर दें तो फिर से देखो चार्ज 0 ही है, यानी चार्ज पार्टिकल तो क्रिएट हुआ पर चार्ज नहीं क्रिएट हुआ, चार्ज डेवलप हुआ है, चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुआ है। तो यानी कि नेचर में चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो सकता है, चार्ज नहीं क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा रिपीट किया है जैक बोर्ड में। वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब देखो दो तरह का वैल्यू होता है, एक वैल्यू किसी भी क्वांटिटी का दो तरह का वैल्यू हो सकता है। एक वैल्यू को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट वैल्यू, एक वैल्यू को बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, और एक को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू। देखो डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है, और कॉन्टिन्यूअस वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू हो सकता है। जैसे ऐसे समझ लो कि अगर हम बोले एक रूम में 3 ह्यूमन बींग्स है, 3 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, 4 ह्यूमन बींग्स है, 8 ह्यूमन बींग्स है, तो ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि 4 ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करता है। अगर हम बोलें कि एक रूम में 4.5 ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करेगा क्या, तो 4.5 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 4.5 यानी 4 इंटीजर है और 0.5 ये तो फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि आधा आदमी तो होता नहीं है। यानी कि जो आदमी का जो संख्या है, जो नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स है, वो एक डिस्क्रीट वैल्यू रखेगा, और वो मिनिमम कितना हो सकता है रूम में 1 आदमी, और 1 का ही मल्टीपल हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू का मतलब होता है कुछ भी वैल्यू तुम लिख दो वो एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कोई मास, अभी जैसे कोई मास लिख देते हैं 0.5 ग्राम, 0.0002 ग्राम, कुछ भी वैल्यू लिख दो वो मास एग्जिस्ट करेगा नेचर में। उसके लिए इंटीजर वैल्यू होना ज़रूरी नहीं है और मिनिमम का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसी तरह चार्ज भी जो है ये डिस्क्रीट वैल्यू रखता है।
चार्ज कॉन्टिन्यूअस वैल्यू नहीं रखता है। कैसे? देखो, अगर हम बोले सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, तो सबसे छोटा चार्ज को हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ऑब्जर्व, वो ई होता है। और ई क्या बताना चाहता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और वो कितना होता है? और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस ई लिखा जाता है। माइनस ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का चार्ज को क्या लिखते हैं? चार्ज ऑन प्रोटॉन को प्लस ई, चार्ज ऑन प्रोटॉन। इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट इसका नेचर पॉजिटिव है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो मिनिमम चार्ज इतना होगा, ये मिनिमम चार्ज। अब यानी किसी बॉडी पर या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, अगर किसी बॉडी पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो बोलते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज है। और किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो पॉजिटिव चार्ज है। तो किसी बॉडी पर या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। उसी के ऑपोजिट किसी बॉडी में या तो 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में होगा। यानी जो चार्ज होगा वो किसी बॉडी का जो चार्ज होगा वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हैं, ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या तो 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसी तरह से कोई इंटीजर होगा, यहाँ एन इंटीजर को शो करता, फ्रैक्शन को नहीं। ये एनी इंटीजर होगा, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस क्या है? अगर किसी बॉडी में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर किसी बॉडी में डेफिशिएंसी में इलेक्ट्रॉन है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बस उसका डिफरेंस है। यानी किसी बॉडी पर अगर चार्ज को हम लोग कैलकुलेट करना है तो ऑलवेज क्या होगा? एन टाइम्स ई। एन क्या शो करता है? इंटीजर को, कितना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कितना डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा इस मैग्नीट्यूड के चार्ज का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो मेरा एक क्वेश्चन से बताओ, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा? जैसे हो गया 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा? बताना, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो उसी तरह से हम लोग क्वांटाइजेशन को यूज़ करेंगे। क्वांटाइजेशन को यूज़ करेंगे मीन्स एन का वैल्यू हम लोग इसमें फाइंड कर लेंगे। एन का वैल्यू फाइंड करने से अगर वो इंटीजर आता है तो समझेंगे कि वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो फ्रैक्शन में आता है, पॉइंट में आता है, डेसिमल में आता है, तो हम समझेंगे कि वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो देखते हैं। तो चलो, Q इज इक्वल टू क्या होता है क्वांटाइजेशन से? N इंटू ई। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई। तो देखते हैं, चलो यहाँ पर Q कितना है? 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और E का वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये देखो कट गया, ये हटा, ये हटा, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, यानी कि यहाँ पर आ गया 3/2। अब 3/2 मीन्स 1.5। तो बताओ, क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है क्या? क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी ये जो शो कर रहा, मैथमेटिक्स में तो इसको निकालनी है 1.5, यानी ये जो शो कर रहा है ये 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज को शो कर रहा है, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता है।
क्यों? क्योंकि हम बताएं चार्ज या तो एक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा, या तो चार होगा, यानी इस तरह से काउंटिंग नंबर में होगा, इंटीजर में होगा। तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हम लोगों का जो नंबर 1.5 आने का मीनिंग है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये कहने का ही मतलब है। बट अगर हम बोलें 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या एग्जिस्ट करेगा? तो देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान से देखोगे तो ये देखो इसका 2 टाइम्स है, यानी इसका 2 गुना है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये 2e है, तो ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्या कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो क्वांटाइजेशन का इक्वेशन लिखना है, Q इज इक्वल टू एन ई। Q चार्ज को शो करता है, नेट चार्ज को, E स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को शो करता है, और n शो करता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो n अगर इंटीजर में आता है 1 2 3 4 5, या चाहे माइनस में आ जाए -1 -2 -3 -4 -5, तो हम समझेंगे कि वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब जब भी डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो हम समझेंगे कि वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यही था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब समझ गए कि चार्ज का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर अगर हम मास का कोई भी वैल्यू लिख दें, जैसे यही जो वैल्यू हम जो लिखे हैं चार्ज का 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर इसी को लिख दें 2.4 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम, तो ये मास एग्जिस्ट करेगा। मास कुछ भी लिख दो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मास के लिए अभी तक क्वांटाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक इस्टेब्लिश हुआ ही नहीं है। माना जाता है कि मास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो क्वांटाइजेशन समझ गए। अब क्या बता सकते हो कि क्वांटाइजेशन से सबसे पहले इंट्रोड्यूस आप कब हुए थे? क्या 12th क्लास में ही ये वर्ड आप सुन रहे होंगे? नहीं, ये जो वर्ड है ये आप 11th क्लास में भी सुने होंगे, क्लास 11th के केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, जिसमें कि आप लोग पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता है, बस उसी ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, जिसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा? वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब यहाँ जो n है, n यहाँ इंटीजर है, यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? वो होगा h/2π, क्योंकि n का वैल्यू 1 रखने से कितना आएगा? h/2π। यानी किसी इलेक्ट्रॉन का अगर एंगुलर मोमेंटम h/2π आता है, या n का वैल्यू 2 रखने से 2 टाइम्स ऑफ h/2π आता है, तो भी वो एग्जिस्ट करेगा और वो उस ऑर्बिट में मूव करेगा। या अगर आ जाए 3 इंटू h/2π, तो भी वो उस ऑर्बिट में मूव करेगा। बट अगर हम इसी तरह से रैंडम कोई नंबर ले लेते हैं 1.5 इंटू h/2π, तो इस एंगुलर मोमेंटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता है। समझो कि ऑर्बिट में मूव करने के लिए हमेशा एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? n टाइम्स ऑफ h/2π। ये भी कहीं ना कहीं एंगुलर मोमेंटम क्या शो कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का जिससे कि वो ऑर्बिट में मूव कर सके। तो एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, जिसमें कि मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? h/2π। उसी का टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 4 गुना 5 गुना इस तरह से हो सकता है, 1.5 गुना नहीं हो सकता है h/2π का। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि एंगुलर मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, जिस तरह से चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ चार्ज के बारे में पढ़े हैं। क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है एंगुलर मोमेंटम भी। किसका एंगुलर मोमेंटम?
इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, और इसी तरह से एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होता है, बट मास का क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आज तक अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया गया है कि मास एक फिक्स्ड अमाउंट में ही हो सकता है, किसी स्मॉलेस्ट अमाउंट का मल्टीपल में हो, इंटीग्रल मल्टीपल में हो, ऐसा कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ आज तक। चलो अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। कूलम एक साइंटिस्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, कूलम्स लॉ में, कि चार्ज किस तरह से एक दूसरे में फोर्स लगाता है, किस तरह से कितना। अभी तक तो हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। पर कितने फोर्स से अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो हमें कूलम्स लॉ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी कूलम समझ लो क्या है, किसी साइंटिस्ट का नाम है। अब देखो डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज का क्या डेफिनेशन है। क्लास 10th में आप लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े होंगे कि जब किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से करंट मतलब चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो हम लोग बोलते हैं करंट फ्लो करता है। तो उसी के टर्म में हम लोग डेफिनेशन देंगे 1 कूलम चार्ज का। 1 कूलम चार्ज इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ द करंट इज 1 एम्पियर। अगर किसी वायर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है और 1 सेकेंड तक फ्लो होता है, तब कहेंगे कि उसमें कितने चार्ज फ्लो हो रहा है, वो चार्ज 1 कूलम का फ्लो हो रहा है। तो देखो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो Q इज इक्वल टू हो जाता है I टाइम्स T। अगर 1 एम्पियर का चार्ज फ्लो हो, 1 सेकेंड तक फ्लो हो, तब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, 1 सेकेंड तक फ्लो हो, तब चार्ज कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर सेकेंड, और 1 एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग क्या करेंगे, 1 कूलम। तो 1 कूलम का ये डेफिनेशन हो गया कि वायर में से अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करे तो उसमें जो फ्लो होने वाला चार्ज का अमाउंट है वो उसको 1 कूलम कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें से 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि अभी हम लोग जैसे ये लेक्चर खत्म होगा हम लोग PYQ को आपको दिखाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ -1 कूलम। बोलता है कि -1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी किसी बॉडी में देखो -1 कूलम चार्ज का मतलब है कि वो बॉडी जाहिर सा बात है कि नेगेटिवली होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, और नेगेटिवली चार्ज होने का मीनिंग है कि वो उसमें वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो उस बॉडी में कितने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही हमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्वांटाइजेशन के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एनी चार्ज किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, n टाइम्स E, E यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड क्या है, इंटीजर। अगर इंटीजर ये शो करना चाह रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जिससे कि वो 1 कूलम यानी -1 कूलम बन जाए, तो यहाँ से अगर एंड हम लोग फाइंड कर लें n, स्मॉल n, तो हम लोग बता सकते हैं कि -1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों का होना चाहिए। अब देखो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आप इग्नोर कर सकते हो माइनस प्लस को, और अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अब देखो जब वैल्यू नेगेटिव में आएगा, जाहिर सा वैल्यू है जो n का वैल्यू नेगेटिव आएगा, n का वैल्यू नेगेटिव आने का मीनिंग क्या है कि वहाँ पर एक्सेस, उस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो जब Q हम लोग कितना पुट करें, 1 कूलम यानी -1 कूलम, E का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, n इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q कितना दिया हुआ क्वेश्चंस में, -1 कूलम, E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो हम कूलम कैंसिल कर सकते हो, और ये जो पॉइंट अगर इसको हटाते ऊपर में 10 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया -10, और 10⁻⁻19 है, अगर ऊपर ले जाते हैं इसको तो 10⁻⁻ पॉजिटिव में 19 आ जाएगा, और नीचे में क्या है 16, ठीक। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ
तो अगर इसको बड़ा बना देते हैं 10 और ये 16, तो इसको बड़ा बनाने के लिए एक काम करते हैं, चलिए इसमें से एक 10 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 100 और ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 18, और यहाँ नीचे क्या बचता है 16। अब हम लोग 4 का टेबल से इसको हम लोग इसको काट सकते हैं, 425 में 100, 4 4 जा कितना आ जाएगा 16। अब देखो 25 को 4 टाइम्स करना है, यानी इसको चार टुकड़ा करो, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा होता है 12.5, 12.5 का आधा कितना होता है, यानी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा, इतना इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा। और यहाँ पर माइनस क्या शो करना चाह रहा है, माइनस शो कर रहा है कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ये इतना आ गया हमारा आंसर, -6.25 इंटू 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर हम अप्रोक्स करें तो -6.25 को -6 लिख सकते हैं। अब जैसा आपका ऑप्शन है, अगर ऑप्शन ये वाला ऑप्शन हो तो आप यही करेक्ट कीजिएगा, अगर ऑप्शन -6 हो तो ये कर सकते हैं आप। Thus, there are about 6 into 10 to the power -6 into 10 to the power 18 electrons in a charge of -1 कूलम। अगर किसी बॉडी में -1 कूलम का चार्ज है तो उसमें एक्स्ट्रा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर ऑप्शन ये आता है तो ये आप लोग करेक्ट कीजिए, ये आप लोग कीजिए, चूज़ कीजिएगा, ये नहीं चूज़ कीजिएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव से आप टेंशन मत लीजिएगा, पॉजिटिव होने का मतलब है कि वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या इसको अलग नॉर्मल मेथड से अगर हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लोग नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे नॉर्मल, ये क्वांटाइजेशन के हेल्प के अलावे मान लेते हैं कि आपको क्वांटाइजेशन नहीं आता तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो नॉर्मल यूनिटरी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन में होते हैं, ठीक है। सो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन में होंगे, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देखो सेम इक्वेशन आ गया, इसको आप इस तरह से करें चाहे इक्वेशन, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसको नॉर्मल यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या ये नॉर्मल इसको भी याद रख सकते हो क्वांटाइजेशन के हेल्प से कि n निकाल लो, यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो जो 1 कूलम का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, वो काफ़ी लार्ज मैग्नीट्यूड को शो करता है, ये काफ़ी लार्ज मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है। तो हम लोग डेली लाइफ में अगर हम लोग सॉल्व करें, कैलकुलेशन करें, तो 1 कूलम बहुत ही बड़ा चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी जब चार्ज रेस्ट में होता है तब उसकी स्टडी करते हैं तो 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा है। कैसे, कितना ज़्यादा देख लो, 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में ट्रांसफर होना पड़ेगा, 6 इंटू 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन। ये काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रॉन होता है किसी बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए, इसलिए इतना लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को क्रिएट करना उतना आसान नहीं है। यानी इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना होगा तो कोई बॉडी जिसमें से ट्रांसफ़र होगा, जिसमें से निकलेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसमें जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना कोई सी बात नहीं है। तो हम लोग इसलिए क्या करेंगे, हम लोग इसके स्मॉलर यूनिट्स को यूज़ करेंगे। स्मॉलर यूनिट्स में क्या क्या है, माइक्रो कूलम आप सुने होंगे, मिली कूलम सुने होंगे, नैनो कूलम। इन तीनों में से सबसे छोटा चार्ज क्या है, नैनो कूलम। उसके बाद उससे छोटा है माइक्रो कूलम, उसके बाद उससे छोटा कौन है, आपका मिली कूलम। यानी कि मिली कूलम इन तीनों में से सबसे बड़ा है, क्योंकि देखो अगर मैं 1 नैनो कूलम का बात करूं, 1 नैनो कूलम, तो नैनो मीन्स होता है क्या, ये सब छोटा यूनिट है। यानी जब 1 कूलम को हम लोग 10 टू द पावर 9 पार्ट कर दें, 9 पार्ट मीन्स 1 बिलियन पार्ट कर दें, तब उसको क्या कहेंगे, 1 नैनो कूलम। यानी कि 10 टू द पावर ऊपर ले जाते हैं इसको, -9 कूलम। 1 नैनो कूलम होने के लिए कितना कूलम लेना पड़ेगा, 1 कूलम का कितना भाग, 10 के पावर में 9 करेंगे, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, बिलियन, यानी 100 करोड़वां भाग, 100 करोड़वां भाग, 100 करोड़ भाग करेंगे 1 कूलम को, तब नैनो कूलम होने वाला है। देखो यहाँ से अगर इस से एक क्वेश्चन पूछ दें, बताओ 1 कूलम इज इक्वल टू व्हाट नैनो कूलम, तो बताओ क्या, तो 1 कूलम इज इक्वल टू कितना नैनो कूलम। ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, इसका नंबर बड़ा होगा, तो 10 टू द पावर 9 इज नैनो कूलम, 10 टू द पावर 9 नैनो कूलम।
और 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। आपको उम्मीद होगा ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लास 11 में पढ़े होंगे। उसी तरह से इससे थोड़ा सा बड़ा यूनिट को ले, माइक्रो कूलम, ये माइक्रो को शो करता है। ये 1 कूलम का 10⁻⁶ भाग को शो करता है। 10⁻⁶ मीन्स 1 मिलियन पार्ट, यानी 10⁻⁻⁶ कूलम को हम लोग 1 माइक्रो कूलम कहेंगे। ठीक है। उसी तरह से अगर हम क्वेश्चन करें कि बताओ 1 कूलम इज इक्वल टू कितना माइक्रो कूलम, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रो कूलम। ठीक। अब इससे थोड़ा सा बड़ा यूनिट है मिली कूलम। मिली को आपको पता ही है, जैसे मिलीग्राम होता है, मिलीमीटर होता है, जो 1000 भाग को शो करता है, 1000वां भाग को। यानी 1 कूलम को अगर 1000 भाग करें 10⁻³ यानी 1000 पार्ट, तो हम उसको बोलेंगे मिली कूलम। यानी 1 मिली कूलम इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ कूलम। ठीक है। तो इसी तरह से अगर 1 कूलम इज इक्वल टू बोलेंगे कितना मिली कूलम, तो 10⁻³ मिली कूलम। यानी 1000 मिली कूलम बनने के बाद 1 कूलम बनेगा, जैसे 1000 मीटर बनने के बाद 1 मीटर बनता है। तो ये सब स्मॉलर यूनिट्स होगा। सबसे स्मॉलर क्या हो गया, नैनो कूलम, उससे थोड़ा सा बड़ा माइक्रो कूलम, उससे थोड़ा सा बड़ा मिली कूलम। तो ये 3 तरह का यूनिट है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखो if a body contains n1 electrons and n2 protons, the total amount of charge on the body। देखो मान लो कोई बॉडी है जिसमें n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो मान लेते हैं। ऐसे कोई छोटा सा बॉडी में भी काफ़ी इलेक्ट्रॉन होता है, एक छोटा सा बॉडी में भी काफ़ी इलेक्ट्रॉन होता है। मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जाहिर सा बात है बहुत बड़ा होगा, मिलियंस या बिलियंस में होगा। और उसमें प्रोटॉन्स कितना है, n2 प्रोटॉन्स है। कितना प्रोटॉन्स है, n2 प्रोटॉन्स है, n2 प्रोटॉन्स है। तो बताओ तो इसमें टोटल कितना चार्ज होगा। तो जाहिर सा बात है हम लोग जो क्वांटाइजेशन की हेल्प से यूज़ करते थे Q = Ne, वो तो यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से यूज़ होगा। देखो कैसे, Q = सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन का चार्ज लेते हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन कितना नंबर में है, n2। कितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन का, E, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है, n1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -E। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस बॉडी में कितना चार्ज है। तो इस तरह से Q = देखो n, अगर इसको माइनस को -n1 में लिखा जाए तो n2 - n1 और E कॉमन आ गया। तो उस बॉडी में कितना चार्ज है वो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो n2 और n1 ये दोनों इंटीजर है। इंटीजर मतलब एक फिक्स्ड मतलब इंटीजर नंबर है। 2, 3, 4, 5, 6, 1 मिलियन, 100 मिलियन, करोड़, इस तरह का नंबर है। तो अगर ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, n2 इंटीजर है, n1 इंटीजर है, तो उनका डिफरेंस क्या होगा, उनका डिफरेंस भी ऑल्सो एन इंटीजर। ये डिफरेंस भी क्या होने वाला है, एक इंटीजर ही है। जैसे मान लेते हैं कि चलो ये एक पल के लिए मान लेते हैं n2 कितना है, n2 मान लेते हैं 100 मिलियन है, मान लेते हैं 100 मिलियन प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं 90 मिलियन। तो इसमें से माइनस करके क्या आएगा, 10 मिलियन। ये इंटीजर नंबर, ये भी इंटीजर नंबर, यानी इन दोनों का डिफरेंस में इंटीजर आएगा। तो ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होगा और दोनों का नंबर हमको पता चलेगा। ये भी क्वांटाइजेशन को ही फॉलो करता है। ठीक है, यही हमको यहाँ पर बताएं कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकाल सकते हैं उस बॉडी में, कुछ इस तरह से। अब देखो, अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक के लेवल पर देखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा और माइक्रो मीन्स होता है छोटा। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज़ नो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस एंड कैन बी इग्नोर्ड। अब देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है कि चलो मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई बॉडी है A और दूसरा बॉडी B।
अगर ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, मिलियंस में, बिलियंस में, मान लो 1 0 3 3 4 5 6 कुछ इतना नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर में, तब वहाँ पर हम 1-2 इलेक्ट्रॉन को इग्नोर भी कर सकते हैं। हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि चलो इतना है 1 0 0 0 0 9 9 1 10 100 1000 10,000 lakh 1,99,000। तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट कितना समझ सकते हैं, 1,100,000 भी समझ सकते हैं, 1,100,000 भी समझ सकते हैं। यानी 1-2 इलेक्ट्रॉन को हम इग्नोर कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। फॉलो तो होगा ही, क्वांटाइजेशन तो फॉलो होगा ही, बट इग्नोर कर सकते हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है खास, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। तो किसी 1-2 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अमाउंट में लिख देना चार्ज को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, वही बताएं। बट एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स देखो, where the charges involved are the order of a few tens or hundreds of E, that is, they can be counted, they appear in discrete lumps and quantization of charge cannot be ignored। देखो फिर से देखो, at the microscopic level where the charges involved are the order of a few tens or hundreds of E, that is, they can be counted, they appear in discrete lumps and quantization of charge cannot be ignored। देखो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र फ्यू टेंस मतलब क्या होता है, 10, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 टेंस, 4 टेंस, 5 टेंस, 50 हो गया, जैसे 60 हो गया, या हंड्रेड्स में 100 200 300 400। तो अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता बॉडी से, किसी बॉडी से, किसी ए बॉडी से किसी बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, जैसे मान लो 19 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, यानी 1 टेंस और 9 वंस, 1 दहाई 9 इकाई। तो यहाँ पर हम लोग इसको 20 इलेक्ट्रॉन नहीं समझेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए हम लोग को 19 इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज को हम लोग को लिखना पड़ेगा, यानी Q = 19 टाइम्स E, 20 टाइम्स E आप नहीं लिख सकते हैं E। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको क्वांटाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू को लेना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू चार्ज का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक के लिए आप लोग क्वांटाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक में इग्नोर कर सकते हैं, फॉलो तो हर एक लेवल पर होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये अभी भी डिस्कवरी में चलता है। कहने का मतलब है कि ये अभी डिस्कवरी हुआ है इस पार्टिकल का, क्योंकि आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 प्रोटॉन का चार्ज। बट उससे छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज भी डिस्कवर किया गया है। देखो, रिसेंट डिस्कवरीज इन हाई एनर्जी फिजिक्स हैव इंडिकेटेड दैट the elementary particles like protons and neutrons are themselves built out of elementary units called quarks which have charges 2/3e and -1/3e। ये इसके कहने का मतलब है कि अभी रिसेंट डिस्कवरी में मिला है, खोज में मिला है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये भी अपने से छोटे चार्ज से बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्वार्क्स कहते हैं। और ये क्वार्क्स 2 टाइप के होते हैं, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क में जो चार्ज होता है वो 2/3 टाइम्स ऑफ E होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी छोटा चार्ज। देखो 2/3 का वैल्यू कितना होता है, 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.6 होगा, 0.666 जो कि E से छोटा है। और डाउन क्वार्क्स, ये पॉजिटिव चार्ज है अप क्वार्क्स, और डाउन क्वार्क्स 1/3E, ये कितना हो जाएगा 0.333 समथिंग, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ये छोटा चार्ज है। बट यहाँ पर ये नोट किया जा सकता है, करना पड़ेगा कि जो क्वार्क्स है ये स्टेबल पार्टिकल है नहीं, ये स्टेबल नहीं है। ये जिस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्री हम लोगों को मिलता है, उसी तरह से जो क्वार्क्स है ये फ्री नहीं अवेलेबल है, फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हाँ, हम लोग ये मानते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि प्रोटॉन्स जो है वो क्वार्क्स के बने हैं और न्यूट्रॉन्स भी क्वार्क्स के बने हैं। जो प्रोटॉन है वो 2 अप
क्वार्क्स से बने हैं और एक डाउन क्वार्क्स के, और जो न्यूट्रॉन है वो 2 डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क्स से बने हैं। इस तरह से देखें तो हम देखें तो 2 अप क्वार्क्स का चार्ज कितना हो गया, +2/3 +2/3 E, तो हो गया 4/3 E, और डाउन क्वार्क्स -1/3 E है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, E ही आ जाएगा। जाहिर सा बात है, हम लोगों को प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, E होता है। तो अप क्वार्क्स, 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स। तो अप क्वार्क्स का चार्ज कितना है, +2/3 E, एक और अप क्वार्क्स है तो +2/3 E, और एक डाउन क्वार्क्स है तो -1/3 E। तीनों का एलसीएम के हिसाब से अगर देखें तो हम 3 निकाल सकते हैं। 2 + 2 + -1, 4 से गया 3/3 यानी 1E। यानी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1E। देखो +1E। उसी तरह से न्यूट्रॉन का जो चार्ज है, हमको पता है कि न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो देखो 2 डाउन क्वार्क्स -1/3E -1/3 और एक अप क्वार्क्स +2/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो इन दोनों को मिलाकर कितना होगा, -2/3E, और ये अप क्वार्क्स +2/3, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो किस तरह से जो न्यूट्रॉन है वो क्या बना है, 2 डाउन क्वार्क्स से, 2 डाउन क्वार्क्स से, -1/3E और -1/3E, और एक अप क्वार्क्स से जिसको बोलेंगे +2/3E। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, जाहिर से ऐसे दिख रहा है, आपको बताने का जरूरत नहीं, फिर भी चलो बता देते हैं। +2/3E -1/3E -1/3, ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, ये दोनों मिलाकर हो जाएगा -2/3E। आज आप सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चार्ज उतना ही है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, प्रोटॉन का चार्ज +E है। लेकिन हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि जो प्रोटॉन है ये देमसेल्फ इससे छोटा एलिमेंट्री यूनिट से बना है, जिसको क्वार्क्स कहेंगे। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को PYQ को थोड़ा सा दिखा देते हैं कि अभी तक झारखंड बोर्ड में बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कब कब आए हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप इन्हेंस कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिवली चार्ज का क्या मतलब है। कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, यानी डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। पूरा डिटेल कंप्लीट हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस करवाए हैं। फिर इसको व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट अ बॉडी इज चार्ज पॉजिटिवली और नेगेटिवली। 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट कहता है कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज मीन्स डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा इसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसमें एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम बता चुके हैं, आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसके आपके लिए अच्छे होंगे, मेरा सजेशन होगा कि आप लोग हर एक वीडियो को देखें। अब देखो हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो 2024 में ही क्वेश्चन आ चुका है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, देखो हम लोग एक एक नोट्स में हम लोग बता चुके थे कि सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 1 प्रोटॉन का चार्ज। अब इसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये जो क्वार्क्स है, आप बोलेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज तो ये क्वार्क्स का, ये स्टेबल नहीं होता है, ये फ्रीली मौजूद नहीं होता है। ठीक है, फ्री मिनिमम कितना चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो मिनिमम कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का चार्ज है। ठीक है, तो ये करेक्ट सी हो जाएगा। फिर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा, 6.25 × 10⁻18। इसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। ये आ चुका है 2025 में। देखो 25 में भी आया है, 24 में आया है। मतलब हर एक साल एक क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि इस टॉपिक से क्लियर है कि मैंने पूछ ही रहा। देखो 24, 25, 23, 22। अब देखो 2023 में भी क्वेश्चन आया है,
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम्स ऑफ चार्ज, जाहिर सा बात है 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 × 10⁻⁸ 2 कूलम चार्ज के लिए इसका डबल होगा। तो इसका डबल आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो 6.25, या तो आप इसको डबल कर सकते हो, इसको जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 कूलम चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का होता है, 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 2 कूलम के लिए आप डबल कर सकते हैं, 2 × 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको डबल करें तो 6 2 जा 12, 12.5 × 10�18 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसको डेसिमल के फॉर्म में अगर लिखें साइंटिफिक नोटेशन में, तो पॉइंट के हिसाब से ये डेसिमल के पहले 0 to 9 डिजिट होना, मतलब 9 डिजिट होना चाहिए, 9 से बड़ा डिजिट नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको हम पॉइंट को घिसकाएँ 1.25, अब देखो जब हम लोग लेफ्ट करते हैं यानी नंबर को छोटा बना रहे हैं तो एक 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻1 × 10⁻18। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, 1.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हमारा 2 कूलम का चार्ज है। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसे तो आप निकाल सकते हैं, चाहे 1 कूलम का, चाहे 1 कूलम के लिए इलेक्ट्रॉन, 2 कूलम के लिए इलेक्ट्रॉन, 3 कूलम के लिए इलेक्ट्रॉन, कितने भी कूलम के लिए इलेक्ट्रॉन होकर पूछें तो आप क्वांटाइजेशन की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं ये इक्वेशन से, Q = NE। अगर आप N फाइंड कर लेते हैं, N अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हमको 1 कूलम का मालूम था इलेक्ट्रॉन, तो 2 कूलम का इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। आप इस मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। देखो 2 कूलम के लिए 1 किलोटन का चार्ज कितना आता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, यानी 20/16 × 10⁻19 ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा, -19 ऊपर जाएगा 19 हो जाएगा। और ये 4 5 जा 5/4 × 10⁻19, ठीक है। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा 1.25 × 10⁻19। तो आप क्वांटाइजेशन का इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। n निकाल लो, n फाइंड कर लो, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 × 10⁻19। ये 2023 में आ चुका है। अब देखो, अब हम लोग इफ़ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 100 नैनो कूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। इसमें भी हम लोग फिर से क्वांटाइजेशन यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर जो चार्ज का जो यूनिट है वो SI यूनिट के फॉर्म में नहीं दिया है, तो हम लोग पहले SI यूनिट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो चार्ज Q कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ 100 नैनो कूलम। अब देखो 100 तो 100 है, नैनो कूलम क्या होता है, 10⁻⁻9 कूलम। इसको देखें तो हो जाएगा, देखो 10⁻2 और -9 कूलम, यानी 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग Q = क्या लिख सकते हैं, NE। N अगर फाइंड कर ले पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन आए। Q कितना है 10⁻⁻7 और E कितना आता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10/16 ऊपर में 10⁻⁻7 ऑलरेडी है और 19 को -19 ऊपर गया तो 19 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो एक 19 में से एक यहाँ से ले लेते हैं, 100 बना देते हैं, तो 100/16 और 10⁻, यहाँ 18 हो गया, 18 से 7 किया तो 11 बच गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 बार में और ये 4 बार में। 25 का 4 भाग करो, 12.5 6.25 × 10⁻11, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा आपका, इतना नैनो कूलम के लिए। तो क्या हो जाएगा 6.25 × 10⁻11, यानी अगर 100 नैनो कूलम का चार्ज है तो इतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा उसमें। इसका आंसर क्या हो गया 6.25 × 10⁻11, जो कि देखो यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखा चुके हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया है, वही सेम थोड़ा सा बदल कर। देखो 2024 में जो क्वेश्चन था, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज, सेम वही क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ। द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एनी चार्ज बॉडी, वही होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन का चार्ज है। तो अभी तक का MCQ को सारा क्वेश्चन समझ चुके हैं। यानी अगर आप हमारे नोट्स को, वीडियो को
अगर रेगुलरली फॉलो करते हो तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपका PYQ भी क्लियर हो जाएगा। ये PYQ को केवल आपको दिखाने का पर्पस ही है कि नोट्स में सब कुछ होगा, बट प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को PYQ को सॉल्व करा रहे हैं। और यहाँ केवल PYQ ही नहीं, अभी आप लोगों को अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब आ गया, अब देखो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है, 2017 में आ चुका है। तो क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसका स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो। अब देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसलिए आप उसको यहाँ तक लिख सकते हो। देखो कहाँ तक आपको केवल स्टेटमेंट लिखने बोला है, तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये इक्वेशन लिख देना, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन के अलावा इस इक्वेशन को जरूर लिख देना, और ये बता देना कि n क्या है, इंटीजर है, e क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। यहाँ तक आप लिख सकते हो, मैक्सिमम ये पॉइंट, सो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इतना, मतलब यहाँ तक आप लिख सकते हो, ठीक है। 2 मार्क्स का अच्छा होगा तो पूरा लिख सकते हो, पर यहाँ तक जरूर लिखना, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो फिर से क्वांटाइजेशन बोले थे ना कि इंपॉर्टेंट है। और फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन -6.4 नैनोकूलम, तो क्वांटाइजेशन का फिर से आप लिख सकते हो इतना। अब फिर से तुमको पूछा है कि जिस तरह से ये वाला क्वेश्चन था कि 100 नैनोकूलम अगर चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से यहाँ पर फिर से पूछा है -6.4 अगर नैनोकूलम चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, कैसे निकालेंगे, वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन फाइंड कर लीजिए, पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन है। ओके, कमेंट में आप इसका आंसर लिखिएगा। सॉरी, चलो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो भाई, राइट डाउन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब देखो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का तो बहुत सारा प्रॉपर्टी था। 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन चार्ज। ये 3 इंपॉर्टेंट है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये 3 में से तीनों आप लिख दीजिएगा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, 2 मार्क्स का। स्टेट 1 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब स्टेट करना है, यानी लिखने के अलावा उसका डेफिनेशन भी लिखना है। तो कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिख सकते हैं आप, 3 में से लिखना है, या तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीनों में से किसी एक को लिखने के अलावे उसके स्टेटमेंट को भी लिखना है, केवल इसको लिखने से नहीं होगा, उसका स्टेटमेंट डेफिनेशन भी लिखना होगा। अब देखो, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टेट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी बॉडी में चार्ज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सॉरी, किसी आइसोलेटेड बॉडी में चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। किसी आइसोलेटेड बॉडी में चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो ये जो बताएं अभी, या टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, या इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा PYQ था। अब इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक और 2 क्वेश्चन है, ये अब आपका रहेगा होमवर्क, यानी इम्पॉर्टेंट MCQs। ये आपका होमवर्क है, और आप इस होमवर्क को कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ये PYQ के अलावे ये भी झारखंड बोर्ड के इम्पोर्टेंट सोर्सेस से ये क्वेश्चंस को बनाया गया है। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। IQ मीन्स यहाँ पर इंटेलिजेंस को शो नहीं कर रहा है, IQ मीन्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फुल फॉर्म है। हमारे अकॉर्डिंग IQ मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रियल में इसका फुल फॉर्म नहीं है, इंटेलिजेंट कोशिएंट है शायद। अब देखो ये
देखो आप एक एक टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो पिछले वीडियो में बनाए थे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसके भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं जो 3 टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। चलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये रहा 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सॉरी 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि झारखंड बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स लाएं और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो आगे की स्टडी के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए हो, कोई ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन किए हो या ऑनलाइन ही पढ़ते हो, फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कमी लगता हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी या आपको लगता है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, प्रिपरेशन अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी रह रहा है, हम लोगों को आइडिया नहीं मिल रहा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और शेयर कर सकते हो कि वैसे स्टूडेंट तक भी इस तरह के वीडियोस पहुँचे जिसके लिए हेल्पफुल हो, जिसके लिए नीड हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।